नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की खबर। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की नई अंतरिम सरकार ने आखिरकार अपनी कैबिनेट का पहला चेहरा दुनिया के सामने ला ही दिया है। प्रधानमंत्री सुशील कार्की ने अपनी टीम में 3 अहम नामों को शामिल किया है। इनमें कुलमान घिसिंग, रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्यल शामिल है। तीनों मंत्री कल शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे खास बात तो यह है कि इन तीनों का भारत से कनेक्शन है। नई सरकार में कुलमान घिसिंग, रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्यल की एंट्री के बड़े संतुलन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से लेकर विधि और न्याय व्यवस्था तक इन नामों का चयन ये दिखाता है कि सुशील कार्की की टीम राजनीतिक से ज्यादा कार्यकुशल चेहरों पर भरोसा रखती है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री कार्की ने वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर एक बड़ा कदम उठाया है। सविता नेपाल के इतिहास में पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। वह 99 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी की पुत्री हैं। सविता की नियुक्ति को देश में महिला सशक्तिकरण और न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तीनों मंत्री के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले कुलमान घिसिंग को जानिए। नेपाल में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद नाम के तौर पर इन्हें जाना जाता है। वे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी NEA के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं और देश को लोड शेडिंग मुक्त बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। घिसिंग ने तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता से ये कर दिखाया है कि ईमानदार नेतृत्व के जरिए जनता के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और लंबे वक्त से पावर सेक्टर में सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग उन्हें पावर हीरो कहकर पुकारते हैं। नई सरकार में उनका मंत्री बनना इस बात का संकेत है कि सुशील कार्की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को प्राथमिकता देने जा रही हैं। घिसिंग ने भारत में पढ़ाई की है। खासकर झारखंड के जमशेदपुर शहर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। दूसरा नाम रामेश्वर खनाल, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। रामेश्वर खनाल नेपाल सरकार के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। उन्हें आर्थिक नीति और राजस्व सुधारों में विशेषज्ञ माना जाता है। कराधान और बजट प्रबंधन में उनकी गहरी समझ ने नेपाल की वित्तीय व्यवस्था को कई बार संकट से उबारा है। खनाल ने पारदर्शी आर्थिक तंत्र और संस्थागत सुधार पर लगातार काम किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और निवेश आकर्षित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। नई सरकार में उनकी एंट्री इस बात का संकेत है कि कार्की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक पुनः निर्माण पर फोकस करना चाहती हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव सरकार को नीति निर्धारण और संसाधन प्रबंधन में मजबूती देगा। वे लंबे समय से नेपाल के वित्त और प्रशासनिक सेवा में सक्रिय रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों के साथ उनका दशकों पुराना रिश्ता है। अब बात करते हैं ओम प्रकाश आर्याल। कॉन्स्टिट्यूशन के मास्टर ओम प्रकाश आर्याल नेपाल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक मामलों की पैरवी कर चुके हैं और संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत पैरोकार रहे हैं। आर्याल का नाम न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार के लिए लिया जाता है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कई बार अदालत में जनहित याचिकाएं दायर की। उनका ये मानना है कि कानून और संस्थाओं की मजबूती ही लोकतंत्र को स्थिर रख सकती है। मंत्री के तौर पर उनकी ये नियुक्ति ये दिखाती है कि सरकार कानून के राज और न्यायिक सुधार को अहमियत दे रही है। उनकी मौजूदगी से नागरिक अधिकारों और पारदर्शिता के एजेंडों को मजबूती मिलेगी। इनका भारतीय कानूनविदों और सरकारी अफसरों के साथ अहम रिश्ता रहा है। आंदोलन के दबाव से बनी अंतरिम सरकार गौरतलब है कि हाल ही में हुई जेनजी आंदोलन के दबाव के चलते सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस आंदोलन ने राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव की नींव रखी है। कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्थिरता और भरोसे का माहौल बनाने की है और इसी बीच काठमांडू में हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर यातायात दोबारा बहाल हो चुकी है और बाजारों में रौनक लौट आई है। ड्रोन से लिए गए विजुअल्स में साफ ये दिखता है कि धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी अब पटरी पर वापस लौट रही है। नई सरकार से उम्मीदें नेपाल की जनता को भी नई हैं और सरकार से तेज फैसले और स्थिर शासन की उम्मीद जनता लगाए बैठी है।
कुलमान घिसिंग जैसे लोकप्रिय नाम का मंत्री पद पर आना और सविता भंडारी जैसी ऐतिहासिक नियुक्ति से लोगों के बीच ये संदेश गया कि कार्की बदलाव लाने का इरादा रखती हैं। अब सबकी निगाहें कल होने वाले शपथ ग्रहण पर टिकी है, जब ये तीनों मंत्री औपचारिक रूप से सरकार का हिस्सा बनेंगे और सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल के तौर पर इतिहास रचेंगी। आपका इस विषय में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई कार्की के द्वारा लिए गए इन 3 मंत्रियों का निर्णय औचित्य रखता है? क्या ये सही निर्णय है और इससे क्या वाकई नेपाल में बड़ा बदलाव होगा, बड़ी तब्दीली आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।